आर्य शर्मा, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। पहला चैप्टर क्या, अध्याय 1, प्राचीन भारत इतिहास का महत्व। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृति विकास कब, कहाँ और कैसे किया। यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे मानव का जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदा की खोज की, उनका उपयोग किया और उनका आजीविका के साधनों के रूप में अपनी सृष्टि करी। हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत की कैसे की, जंगलों की सफाई की और कैसे ग्राम, नगरों और अंततः राज्यों की स्थापना की। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं बन जाता जब तक कि वो पढ़ना लिखना न जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियाँ प्रचलित हैं, उन सब का प्राचीन लिपियों में हुआ है। उन सब का विकास कैसे हुआ है, प्राचीन लिपियों से हुआ है। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है। हमारी वर्तमान भाषाएं की जड़ें अतीत में हैं और वे युगों तक विकसित हुई हैं। अनेकता में एकता। प्राचीन भारत का इतिहास का सबसे बड़ा रोचक है। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है क्योंकि भारत में अनेकाइन मानव जातियों का संगम रहा है। कौन कौन सी संगम रहे हैं मानव प्रजातियों में? प्राक आर्य, हिंदाय, यूनानी, शक, हुण, तुर्क, अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। हर प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला, साहित्य कला के विकास में यथाशक्ति अपना योगदान दिया है। ये सभी समुदाय इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट निरीक्षित इस तरह मिल गए हैं कि आज उनमें से किसी को हम मूल रूप से साफ पहचान भी नहीं सकते। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता रही है कि उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए हैं। आर्य संस्कृत उपादान उत्तर की वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं, तो प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। लेकिन द्रविड़ और संस्कृत भाषा में बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में पाए जाते हैं जिनका काल 1500 से लेकर 500 ईस्वी के पूर्व के बीच बताया जाता है। ये शब्द प्रायद्वीपीय एवं वैदिकेतर भाषा से संबद्ध भावनाओं, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासों के द्योतक हैं। इसी प्रकार पाली और संस्कृत बहुत अधिक शब्द गंगा के मैदानों में विकसित भावनाओं और संस्थाओं के द्योतक हैं। वे लगभग 300 से लेकर 600 ईस्वी की पूर्व के संगम के नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें भारत में पूर्वांचल ने भी यहाँ प्राय आकृत बस्तियाँ बसी हुई अपना योगदान किया है। यहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषा बोलते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हिंद आर्य भाषाओं में फहा, नौका, खंती आदि सूचक शब्द मिलते हैं। क्या है? हिंद आर्य भाषाओं में फहा, नौका, खंती और जहाँ शब्द मिलते हैं। ये मुंडा भाषा से लिए गए हैं। यद्यपि छोटा नागपुर के पठार में बहुत से मुंडा परिसर है, फिर भी मुंडा संस्कृति का पूरा असर उतना नहीं है जितना कि द्रविड़ संस्कृति का है। द्रविड़ भाषा में भी अनेक शब्द हिंद आर्य भाषाओं से लिए गए। द्रविड़ शब्द कैसे लिए गए? हिंद आर्य भाषाओं से लिए गए। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो ध्वनात्मक और शब्दात्मक परिवर्तन लक्षित होते हैं, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती उतनी द्रविड़ प्रभाव के आधार पर। प्राचीन भारत काल से ही विविध धर्मों का प्रागण रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण प्रभाव प्रति इस प्रकार है कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हों, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हों, भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चलते हों, पर सारे देश में सभी की एक जीवन पद्धति है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर में गहरी एकता झलकती है। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को अखंड देश समझा। सारे देश को भारत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष नाम दिया।
इसी के निवासी को भरत संतति कहा गया है। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों, शास्त्रकारों ने देश को अखंड इकाई के रूप में देखा। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि को सार्वभौम सफल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्रों को कल्पना की जाती है। हिमालय से कन्याकुमारी तक के पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से पश्चिम में सिंधु नदी पार कर अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक यशोगान किया गया है। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहलाते थे। इस प्रकार राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई है। इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम कितनी 2 बार प्राप्त हुई। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में अशोक ने 3वीं शताब्दी में कौन था अशोक, जिसने साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा घाटी से लेकर तमिल देश के छोर तक पहुंची। 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया, संपूर्ण उत्तर भारत को अपना अधिपति बनाया। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोवेश एक जैसा था। विजेता और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत का भान अखंड भूमि के रूप में ही घिरा हुआ था। भारत की एकता को विदेशियों ने भी सकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए, इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दिया है। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से निकला है और कालक्रमण यह देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ और इसके यूनानी पर्याय बहुत निकट हैं। ये फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद के नाम से विदित हुआ। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईसा की 3वीं शताब्दी में प्राकृत भाषा देश भर में भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया। देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। यह सिलसिला ईसा की 4वीं सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुई। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश में अनेक छोटे छोटे राज्य बढ़ गए, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते थे। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण, महाभारत तमिल के प्रदेश भी वैसे ही आह्लाद और भक्ति भाव से पढ़े जाते थे। काशी और तक्षशिला की पंडित मंडलिया में इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई है। बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत किया गया है, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन चाहे किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाए, उनका सार तत्व सारे देश में एक सा ही रहता है। भारतीय इतिहास की विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई है। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ है जो सारे देश में व्याप्त हो। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए हैं वे किसी न किसी वर्ण जाति में मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को प्रभावित किया। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों ने न किसी जाति के थे। वे हिंदू धर्म को छोड़कर नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्व की अपनी जाति के कुछ रीति रिवाजों को पूर्वज चलते आ रहे हैं। वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। आधुनिक काल में हम जिन सब समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष सार्थक सिद्ध होता है। कुछ लोग प्राकृतिक संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और भारत के उज्जवल अतीत के गुणगान के भाव विभोर हो जाते हैं। उन्हें कला कौशल की प्राचीन वस्तु के संरक्षण की उतनी चिंता नहीं है। वास्तव में समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति अतीत को ठीक निहार समझना जरूरी है। बेशक भारत के लोगों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करी, पर केवल अतीत की प्रगति के बल ही आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धि का मुकाबला नहीं कर सकते। इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन भारतीय समाज अन्यायग्रस्त था। वर्णों पर निचले, विशेषता शूद्रों और चंडालों जिस तरह से अपात्रताएं थोप दी गई थी, आज के विचार में बड़ा ही खेदजनक है। अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन ना लाया जाए तो संभवतः ये सारी विषमताएं सर उठाएंगे। भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभाव की वृद्धि के साथ साथ बही है। प्राकृतिक मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है, हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है।
अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा उन सामाजिक विषमताओं को कायम करना जिनके कारण हमारा देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा है। इसलिए ठही रहने से अतीत का मर्म समझना आवश्यक है। प्राचीन मध्य उत्तर काल में बहुत सी रूढ़ियाँ वर्तमान काल से हमारा पीछा करते आई हैं। पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड, विद्या लोगों के मन में इतनी गहराई से पहुंची हैं कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराहा व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास के भीतर अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस तरह की बातों को उपनिवेशी परिस्थिति में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता है। जब तक कि समाज से अतीत के ऐसे दुर्भाव को दूर नहीं कर देंगे तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। जातिवाद और संप्रदायवाद हमारे देश को जनतांत्रिक रास्ते में एकता कायम करते हुए आगे बढ़ने में बाधा डाल रहे हैं। जाति व्यवधान और पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को घुसने नहीं देता, अपने समान हित में ऐसा एकताबद्ध नहीं होने देती। महिलाओं को अपने नागरिक अधिकार भले ही मिल गए हों, लेकिन समाज में युगों में दबी रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में सामर्थ्य नहीं हुई। निम्न वर्ण के लोगों का भी यही हाल है। प्राचीन भारत के अध्ययन में इस तरह से बैठ कर पता लगा सकते हैं। इस अध्ययन में हम में बैठ कर पता लगा सकते हैं कि इन दुराग्रहों की जड़ें कहाँ हैं। हमें उन कारणों को ढूंढना चाहिए जिस पर जाति प्रथा, महिला की पराधीनता टिकी हुई है, संकीर्ण संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अतः प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का उज्ज्वल स्वरूप क्या है, जिसे कुछ लोग फिर लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। ये खत्म हो गया। ठीक है। अध्याय 2, प्राचीन भारत के इतिहास के आधुनिक लेखक। उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और जीवन चरित्र जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा। तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है। कब हुआ है अनुसंधान? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया तब उन्होंने औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। 1765 में बंगाल बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया। बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया। तब शासकों को हिंदू के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। 1776 में सबसे अधिक प्रमाणी माने जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज मनुस्मृति का ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से करवाया गया अनुवाद। हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य में पंडित लोग और मुसलमानों की दीवानी कार्य में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। प्राचीन कानून और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास प्रारंभ हुआ, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा, और इसी के परिणाम से 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था की स्थापना हुई। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स 1786-1794 नामक सिविल सर्वेंट ने की थी, जिन्होंने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने किया? विलियम जोन्स ने, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। और किसकी स्थापना की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। जबकि हिंदुओं के परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विवेकानंद ने किया। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। विलियम जोन्स ने प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और यूनानी भाषाओं से बहुत ही मिलती हैं। इस तथ्य की खोज ने जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देशों में भारतीय विद्या के अध्ययन में गहरी रुचि जमाई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड और कई यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद स्थापित हुए। कब? 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड और कई यूरोपीय देशों में। भारत विद्याओं के अध्ययन में सबसे अधिक बढ़ावा जर्मनी के सपूत एफ मैक्स मूलर, ठीक है,
1823 से 1902 में, जिनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बीता। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। उन्हें महसूस हो गया कि जिन विदेशी लोगों पर उन्हें शासन करना है, उनकी रीति रिवाजों, सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। इस तरह क्रिश्चियन मिशनों के धर्म प्रचारकों ने हिंदू धर्म की दुर्लभता को जानना आवश्यक समझा, ताकि वे धर्म परिवर्तन कर सकें। इसके द्वारा करा सकें किसी धर्म परिवर्तन करा सके लोगों का, इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सके। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैक्स मूलर के संपादक में विशाल मात्रा में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया गया। यह अनुवाद सेकंड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में, जिसके खंडों में अनेक भाग हैं, में प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि इस सीरीज में कुछ चीनी ईरानी ग्रंथ भी शामिल हैं, पर वास्तव में प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ ही प्रमुख हैं। उपयुक्त अनुवादों की प्रस्तावना और उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास और समाज के स्वरूप के बारे में कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए। उनका मत है कि प्राचीन भारत के लोगों का इतिहास विशेषतः काल और तिथि क्रम का बोध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं। वे आध्यात्मिक या परलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे, अलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव को भारी कुचक्र माना। पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि भारतवासियों को ना तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था और ना ही किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव। ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विसेंट ऑथर स्मिथ 1843 से 1920 की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। उन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। उन्होंने यह पुस्तक उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखी। इसमें राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दी। यह लगभग 50 वर्षों में पाठ्य पुस्तक का काम देती रही है। आज भी विद्वान लोग इसका उपयोग करते हैं। इतिहास के प्रति स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी। इंडियन सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में विदेशियों की भूमिका को उजागर किया। उनकी पुस्तक 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण से वर्णित है। इसने भारत को स्वेच्छाचारी शासन करने वाला देश कहा। ब्रिटिश शासन की स्थापना के पहले भी कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एक मात्र स्वरूप तानाशाही से है। सारांश ये है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है, उसका लक्ष्य था कि भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना, विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। कई निष्कर्ष कुछ मानवीय प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए चीनियों की तुलना में भारतवासियों के तिथि क्रम का कोई प्रबल बोध नहीं दिखाया गया है। हालांकि आरंभिक अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का काल निर्देश गौतम बुद्ध की मृत्यु से किया हुआ मिलता है। फिर भी इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष या तो भ्रांत या अत्युक्तिपूर्ण है। ऐसे निष्कर्ष ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने की अच्छी प्रचार सामग्री का काम दे सकते हैं। भारत में एक छत्र एकाधिकारी शासन की परंपरा थी। ऐसा कहकर उन्होंने उस शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया जिसमें सभी शक्तियां वायसराय के हाथों में रहती थीं। इस तरह यदि भारत के लोग केवल परलोक की समस्या में डूबे रहते हैं तो उन्हें उनके इहलोक जीवन का देखभाल ब्रिटिश उपनिवेश लोग नहीं करेंगे और कौन करेगा। भारतवासी जिन्हें अतीत में स्वशासन का कभी अनुभव ही नहीं रहा, भला वर्तमान में अपना शासन आप कैसे कर पाएंगे। ऐसे सभी निष्कर्षों के भीतरी नियति यही दिखाना था कि भारतवासी अपना शासन अपने आप करने में असमर्थ हैं। राष्ट्रवादियों की दृष्टि और उनका योगदान, ये सारी बातें भारत के विद्वानों के लिए, विशेष रूप से उनके लिए पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, भारी चुनौती बनकर आई। वे एक और उपनिवेशवादियों के द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत के अतीत की छवि को धूमिल किए जाने से चिड़े हुए थे, तो दूसरी ओर भारत के पतोन्मुख सामंती साम्राज्य इंग्लैंड के फलते फूले पूंजीवाद समाज के बीच घोर वैषम्य देखकर दुखी थे। बहुतेरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उनका मिशन भारतीय समाज को सुधारना नहीं था, बल्कि यह भी था कि भारत में प्राचीन इतिहास का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए
कि उसे समाज सुधारने में और इससे बढ़कर स्वराज्य प्राप्त करने में सहारा मिले। ऐसा करने में अधिकतर इतिहासकारों को हिंदू पुनर्जागरण की लहर से प्रभावित हुई, किंतु ऐसे विद्वानों की कमी न थी जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाए रहे। इस द्वितीय कोटि में आते थे राजेंद्र लाल मिश्र 1822 से 1891, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए। इरो एलेंस नामक पुस्तक लिखी। प्राचीन परंपरा में परम प्रेमी लाल ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर सिद्ध किया कि प्राचीन काल के लोग गोमांस खाते थे। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित थी, उस वर्ग प्रथा में मूलतः भिन्न नहीं जो यूरोप के प्राक औद्योगिक और सामाजिक प्राचीन समाजों में पाई जा गई है। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 1837 से 1925 और विश्वनाथ काशीस रजवाड़े 1869 से 1926 में दो समर्पित महापंडित निकले, जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के विभिन्न स्रोतों को बटोरा। आर.जी. भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास और वैष्णव और अन्य संप्रदाय के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आप महान समाज सुधारक थे और सौदों से विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति एवं बाल प्रथा की कुप्रथा का खंडन किया। वे संस्कृत के पांडुलिपि और मराठा इतिहास की खोज करते हुए महाराष्ट्र के गांव-गांव घूमे और स्त्रोत 22 खंडों में प्रकाशित हुए। उन्होंने लिखा तो अधिक नहीं, किंतु 1926 में उन्होंने मराठी में विवाह प्रथा का जो इतिहास लिखा वो सदा चोटी पर रहेगा, क्योंकि वह वैदिक तथा अन्य शास्त्रों के ठोस आधार पर खड़ा है और उसमें भारत में विवाह के विकास में विभिन्न कार्यक्रमों लेखों की गहरी पैठ के साथ बतलाया। पांडुरंग वामन काड़े 1880 से 1972 में संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित और समाज सुधारक हुए। उनकी विद्वता चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। विशाल कीर्ति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो वर्तमान सदी में 5 खंडों प्रकाशित हुआ है, सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। इसके सहारे हम प्राचीन भारत की सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय विद्वानों ने राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और राजनीतिक इतिहास को गंभीर अध्ययन करके सिद्ध किया है कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है और भारतवासियों को प्रशासन की अच्छी जानकारी थी। इस विषय में श्रेय अधिकारी पुलेख दैत्यवद्य रामकृष्ण भंडारकर 1875 से 1950, जिन्होंने अशोक पर तथा प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित की और भी महत्वपूर्ण कार्य किए। हेमचंद राय चौधरी 1892 से 1957 ने भारत में महाभारत काल अथा ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आप चूँकि यूरोपीय इतिहास के अध्यापक थे, इसलिए आपने इस पुस्तक के कुछ नए तरीकों और तुलनात्मक दृष्टि को अपनाया है। आपने काल विभाजन की समस्या का विवेचन तो नहीं किया, लेकिन आपका प्राचीन भारत के इतिहास ईसा की 6वीं सदी तक आकर समाप्त हो गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में V.A. स्मिथ के योगदान को सराहते हुए राय चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विद्वान की कई बातों की आलोचना की है। अपने लेख त्रुटिहीन विधिवत्ता के द्योतक हैं, किंतु यहाँ आप अशोक की शांति नीति की आलोचना करते हैं। वहाँ घोर ब्राह्मणवाद आग्रह प्रकट हो जाता है। हिंदू पुनर्जागरण का इससे भी अधिक पुट R.C. मजूमदार 1988 से 1980 के लेखों में मिलता है, जो बहुत लिखने वाले थे। अनेक खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स के महासंपादक हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखों ने दक्षिण भारत में समुचित ज्ञान नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में उत्पन्न महान इतिहास K.A. नीलकंठ शास्त्री 1992 से 1975 में भी हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया में इसी मार्ग को अनुसरण किया, परंतु उन्होंने एक हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लेकर इस त्रुटि का परिमार्जन कर लिया। उनकी शैली तो कशी हुई पर लेख प्रांजल है। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य इसी तरह से विश्वसनीय जिस तरह राय चौधरी की है, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत की राज्य व्यवस्था और समाज के स्वरूप के बारे में अपने में जो समान निष्कर्ष दिए हैं, उन पर बहुत से विद्वानों
ने शंका की है। नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्रतिपादित की और इस बात को उजागर किया कि पूर्वकालीन भारतीय समाज अच्छी समृद्धता थी। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत में राजवंशी इतिहास पर कई प्रबंध पुस्तकें लिखी गई हैं। 1960 तक आधिकारिक भारतीय विद्वान राजनीति इतिहास की उत्कृष्ट रहे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के राजवंशों की ऐतिहासिक गरिमा की बखानी। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर इतिहास लिखा और वह राष्ट्रीय भावना से प्रभावित रहे। वी के स्मिथ ने अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण का लगभग 1/3 स्थान दिया है। वहीं भारतीय विद्वानों ने इस विषय में बहुत कम स्थान दिया है। प्रत्युत्तर उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत की। भारत में पश्चिमोत्तर प्रांत में सेल्कुस के हाथ चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मुक्त कराने की बात को विशेष महत्व दिया। के पी जायसवाल 1881 से 1943 और एस अल्तेकर ने 1898 से 1959 जैसे कुछ विद्वानों ने देश के शकों और कुषाणों के शासन को मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाई और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि मध्य एशियाई और तथा कुछ अन्य कबीले भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग हो गए थे और भारत से संपत्ति लूटकर अपने मूल देश नहीं ले गए। फिर भी के.पी. जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय यह था कि भारतीय स्वतंत्र तानाशाही की कमोल कल्पना का उन्होंने अंत किया। 1910 और 11 के बीच उन्होंने कई लेख प्रकाशित करके सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में यहाँ गण राज्यों का अस्तित्व था जो अपना शासन आप चलाते थे। उनके मंतव्य 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए। यद्यपि जायसवाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर आधुनिक राष्ट्रीय भावना की कलाई चढ़ा दी है। उन्होंने गणतंत्री प्रशासन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है उस पर UN घोषाल 1846 से 1969 सहित बहुत से लेखकों ने आपत्ति की। फिर भी गणतांत्रिक प्रयोग की प्रथा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई और उनकी अग्रणी कृति हिंदू पॉलिटी छठे संस्कृत क्लासिक रचना मानी जाती है। राजनीतिक इतिहास की ओर मोड़। ब्रिटिश इतिहास का संस्कृतविद A.L. बेशम 1914 से 1986 ने प्रश्न उठाया कि प्राचीन भारत को आधुनिक दृष्टियों से देखना कहाँ तक उचित है। उनके पिछले लेखों से प्रकट होता है कि कुछ नास्तिक संप्रदायों के भौतिकवादी दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। बाद में उनके विचार में रखा गया कि अतीत का अध्ययन औत्कृष्टपूर्ण और आनंद के लिए होना चाहिए। उनकी पुस्तक वंडर डेट वॉज इंडिया 1951 प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण और उन दृष्टि दोषों से रहित है जो के स्मिथ और आदि लेखकों की कृतियों से ग्रस्त हैं। बेशम की पुस्तक राजनीतिक इतिहास की ओर से अराजनीतिक इतिहास की ओर भारी मोड़ दिखाती है। यही मोड़ डी.डी. कौशाम्बी 1907 से 1966 की पुस्तक एन एडोस टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957 में लक्षित होती है। उनके विचार एशियन इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन द हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 के द्वारा अधिक फैले। कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखाया। वे अपना विवेचन इतिहास की उस भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेखों से निकाली जाती हैं। आप प्राचीन भारतीय समाज अर्थतंत्र और संस्कृति इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम आपने ही अपनी पुस्तक में जनजातियों और वर्गों की प्रक्रियाओं की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सर्वेक्षण किया। आपकी आलोचना बेशम सहित अनेक विद्वानों ने की है, लेकिन आपकी पुस्तक का प्रयोग फिर भी व्यापक रूप से होता रहा है। पिछले 25 वर्षों के बीच में प्राचीन भारत पर काम करने वाले विद्वानों की कार्यप्रणाली और दिशा निर्देशों में महान परिवर्तन हुआ है। वे अब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देते हैं। उनका संबंध राजनीतिक गतिविधि से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे मूल ग्रंथों के भीतर स्थिरीकरण को देखते हैं, उसके पारंपरिक स्वरूप को पुरातात्विक और नए वैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। वे सभी ऐतिहासिक अध्ययन के शुभ लक्षण हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लेख धर्म की भूमिकाओं को अधिक महत्व देने लगे हैं और ऐसा समझने लगे कि जो कुछ भी अच्छे हैं
उन सभी का उद्भव भारत में हुआ है। पश्चिम के लेखक तो इस बात पर जोर नहीं देते। वे सभी अच्छी वस्तुएं भारत से बाहर आई हैं। उनमें से कुछ लोग यह मानते हैं कि धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, जाति, वर्ण, बंधुत्व, रूढ़ि यही भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियां हैं। वे तरह तरह के विभाजनकारी तत्वों को उछालते हैं जो गतिरोध के कारण पैदा होते हैं। वे समाज की स्थिरता और निरंतरता की समस्याओं को गौर से देखते हैं। लगता है कि वे अनोखे तत्वों से रस लेते हैं और चाहते हैं ये तत्व बने ही रहें। इस तरह की दृष्टि का या तो यही आशा है कि भारतीय समाज न बदला है न बदला जा सकता है। इसका अर्थ है विकास की दौड़ में पिछड़ा रहना भारतीय चरित्र का अभिन्न अंग है। इस प्रकार अंध देशभक्त और परिमार्जित उपनिवेशवादी दोनों ही अतीत के अध्ययन का प्रयोग भारत की प्रगति रोकने के लिए करते हैं। अतः यह आवश्यक है, परमा आवश्यक है कि प्राचीन भारत को संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखा जाए। अध्याय 3 स्त्रोत, प्रकार और इतिहास का निर्माण। भौतिक अवशेष। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े हैं। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर, पूर्वी भारत में ईंटों के विहार आज भी धरातल पर देखने को मिलते हैं। उस युग का स्मरण कराते हैं जो देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ, परंतु इन भवनों के अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेकायन टीलों के नीचे दबे हुए हैं। टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जो नीचे पुरानी वस्तुओं के अवशेष रहते हैं। यह कई प्रकार का हो सकता है। एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसंस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात प्रिंटेड ग्रेवेयर PGW सांस्कृतिक द्योतक हैं। कुछ सातवाहन संस्कृति के, कुछ कुषाण संस्कृति के। फिर मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता होती है और अन्य सांस्कृतिक जो पूर्व काल की भी हो सकती है और उत्तर काल की भी विशेष महत्व की नहीं होती। बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं जो कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती रहें। रामायण महाभारत की भांति खोदे गए टीलों का उपयोग हम सांस्कृतिक के भौतिक और अन्य पक्षों के क्रमिक स्तरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। टीलों की खुदाई दो तरह से की जा सकती है, अनुलंब और क्षैतिज। अनुलंब उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का कालांतरण ताता उद्घटित हो। यह समानता स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है। फिर क्षैतिज उत्खनन का अर्थ है सारे टीले के एक बृहद भाग की खुदाई। इस तरह की खुदाई में हम उस स्थल की काल की विशेष संस्कृति का पूर्ण आभास पा सकते हैं। अधिकांश स्थलों की अनुलंब खुदाई होने के कारण उनमें भौतिक संस्कृति का अच्छा खासा कालाक्रम सिलसिला मिल जाता है। क्षैतिज खुदाई खर्चीली होने के कारण बहुत कम की गई। फलस्वरूप उत्खनन में से प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र नहीं मिल पाता। जिन देशों का उत्खनन हुआ है उनके भी पूरा अवशेष विभिन्न अनुपातों में सुरक्षित है। सूखी जलवायु के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी भारत में पुरावशेष अधिक सुरक्षित बने रहे, परंतु मध्य गंगा के मैदान और डेल्टाई क्षेत्रों की नम और आर्द्र जलवायु लोहे के औजार भी संरक्षित हो जाते हैं और कच्ची मिट्टी से बने भवनों के अवशेषों को खोजना कठिन होता है। नम और जलोढ़ क्षेत्र तो पक्की ईंटों और पत्थरों के भवनों के काल में आकर ही हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल पाते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों ने ऐसे नगरों को पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईस्वी पूर्व हुई है। इसी प्रकार के उत्खननों से हमें गंगा के घाटे में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जिस प्रकार की वस्तुओं में रहते थे उनका ढांचा कैसा था, वे किस प्रकार के मृदभांड का उपयोग में लाते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन के किन अनाजों का इस्तेमाल करते थे और किस प्रकार के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, चीज़ें कब्र में रखते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहते हैं।
हालांकि सभी महापाषाण इस श्रेणी में नहीं आती। इनकी खुदाई करने से हमें जानकारी मिलती है कि लौह युग की शुरुआत होने पर दक्कन के लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे, जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीले के क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों का भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व आर्कियोलॉजी कहते हैं। उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप प्राप्त भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारित विधि से यह पता चलता है कि किस काल के हैं। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 C14 कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी परमाणु वस्तुओं में विद्यमान होता है। सभी रेडियोधर्मी पदार्थों की तरह इसका एक निश्चित या समान गति से क्षय होता है। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो C14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक उस व्यक्ति को C14 का समन्वय भी होता रहता है, परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब C14 के क्षय की प्रक्रिया सामान्य गति से जारी रहती है, लेकिन ये हवा और भोजन से स्वीटनिटी लेना बंद कर देती है और किसी प्राचीन वस्तु में विद्वान C14 में आई कमी को माप कर समय का निर्धारण किया जा सकता है। यह इसलिए संभव है कि C14 का क्षय एक निश्चित गति से होता है। पहले ही बताया जा चुका है कि यह ज्ञात है कि C14 का आधा जीवन 5568 वर्षों का होता है। रेडियोथर्मिक पदार्थों का आधा जीवन का काल समय होता है। उस वस्तु की आधी रेडियोथर्मिक धारिता लुप्त हो जाती है। इस प्रकार अगर कोई वस्तु 5568 वर्षों पहले निष्प्राण हो गई है तो C14 धारिता उस समय की तुलना में आधी रह जाएगी, और यह जब यह जीवित थी अगर यह 11,136 वर्ष पहले निष्प्राण हुई तो इसकी C14 की धारिता उस समय की तुलना में चौथाई रह जाएगी जब यह जीवित थी। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता पराग के विश्लेषण के दौरान जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। धातु की शिल्प वस्तु की प्रगति और घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और उसके परिणाम से पता चलता है कि वे जगह कहाँ हैं जहाँ से धातु प्राप्त की गई। इनसे धातुओं के विज्ञान के विकास की अवस्थाओं का पता लगाया जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण करके उनकी पहचान की जाती है। उन्हें पालतू होने के साथ किस तरह के काम लाने का पता चलता है। फिर सिक्के, अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल पर मिले हैं। इनमें से अधिकांश को जमीन से खोदकर निकाले गए। सिक्कों के अध्ययन में मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्टिक्स कहा जाता है। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पर धातुधन और धातु सिक्का चलता था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के होते थे। किस किस के होते थे? तांबे, चांदी, सोने और शीशे के होते थे। पकाई की मिट्टी के बने सिक्के को साँचे की बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें अधिकांश साँचे कुशाण काल से अर्थात ईसा के आरंभिक 3 सदियों से हैं। गुप्तोत्तर काल के ये साँचे लगभग लुप्त हो गए। गुप्त काल में क्या हो गए थे? लुप्त हो गए गुप्तोत्तर काल में। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, पर लोग अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तन में बड़ी हिफाजत से जमा रखते थे ताकि मुसीबत के दिनों में बहुमूल्य विधि का उपयोग कर सकें। ऐसी अनेक विधियाँ जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं बल्कि रोमन साम्राज्य जैसे विदेशी टकसालों से ढाले गए सिक्के भी हैं, देश के अनेक भागों से मिले हैं। यह निधियाँ अधिकतर कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, मद्रास के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। बहुत से भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के संग्रहालयों में देखने को मिलते हैं। चूँकि ब्रिटेन ने भारत में लंबे अरसे तक शासन किया है, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी और सार्वजनिक संग्रहालयों में बहुत सारे भारतीय सिक्के ले गए। बहुत राजवंशों ने सिक्कों की सूचियाँ तैयार कर प्रकाशित की। कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम आदि में सिक्कों की ऐसी सूचियाँ उपलब्ध हैं जो बहुत सारे सिक्कों की सूचियाँ बनाना और प्रकाशित करना अभी भी बाकी है। हमारे आरंभिक सिक्कों में कुछ एक प्रतीक मिलते हैं, पर बाद के सिक्कों में राजा और देवताओं के नाम, तिथियां भी उल्लिखित हैं। इन सिक्कों की उपलब्धि स्थानों से यह ज्ञात होता है कि इलाके में इन सिक्कों का प्रचलन था। इन सिक्कों में प्राप्त सिक्के के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ। विशेषता उन हिंद यौन के शासकों के इतिहास का जो उत्तरी अफगानिस्तान में भारत पहुँचे, जिन्होंने ईसा पूर्व 2वीं और पहली शताब्दियों में यहाँ शासन किया। चूँकि सिक्कों का काम दान, दक्षिणा, खरीद बिक्री, वेतन, मजदूरी का भुगतान में करना पड़ता था,
इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। राजाओं की अनुमति लेकर व्यापारी और स्वर्णकारों की श्रेणियों व्यापारिक संघों ने अपने कुछ सिक्के चलाए। इनसे शिल्पकारी और व्यापार की उन्नतता अवस्था सूचित होती है। सिक्कों सहारे बड़ी मात्रा में लेन देन संभव हुआ, व्यापार को बढ़ावा मिला। सबसे अधिक सिक्के मौर्य काल में मिले हैं, जो कि विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांचे, चांदी और सोने के हैं। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। इन सबसे पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य विशेषता मौर्योत्तर काल में और गुप्तोत्तर काल में अधिक खूब ही बढ़ा। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल में बहुत कम सिक्के मिले हैं, जिससे प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित थे, और ये सभी तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। अभिलेख सिक्कों में कहीं अधिक महत्व के हैं। इन अध्यय को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं तथा इनके और दूसरे पुराने दस्तावेजों को प्राचीन तिथि से अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र पोरियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्त स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। मंदिर की दीवारों और ईंटों और मूर्तियों पर भी। समग्र देश के आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे मिलते हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस पर ताम्रपत्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तथापि पत्थर पर अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारी मात्रा में जारी रही। दक्षिण भारत में मंदिर की दीवारों पर स्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए। सिक्कों की तरह अभिलेख भी देश के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित थे। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है और ये 3 सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी में मिलने लगती है और 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक होने लगा है। तब भी प्राकृत का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ। अभिलेखों का प्रादेशिक भाषाओं में प्रयोग 9वीं सदी में होने लगा था। मौर्योत्तर गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख काम्पास इंक्रिप्शन इंडिकेटम नामक ग्रंथमाला में संकलित प्रकाशित किए गए हैं, परंतु गुप्तोत्तर काल के अभिलेख में अभी तक इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप संकलित नहीं हुए हैं। दक्षिण भारत के अभिलेखों में स्थान क्रमिक सूचियाँ प्रकाशित हुई हैं। फिर भी 5000 से अधिक अभिलेख चीन पर अधिकांश दक्षिण भारत के हैं प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। यह संभवतः किसी एक भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, जिनमें विचारों और वस्तुओं के चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। उनके कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत में विभिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का है प्रचार रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेख में यूनानी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश के प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि में ही रही। यदि ब्राह्मी और इसकी विभिन्न शैलियों को भली भांति से ज्ञान हो जाए तो कोई भी पुरालेखविद ईसा की 8वीं सदी तक के अधिकांश पुरालेखों को पढ़ सकता है, परंतु इसके बाद की लिपि की प्रादेशिक शैलियों में भारी अंतर आ गया और इन्हें अलग अलग नाम दे दिया। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं। लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। इनको पढ़ना अभी तक संभव नहीं हुआ। सबसे पुराने अभिलेख में जो पढ़े जा चुके हैं वे हैं ईसा पूर्व के 3 शताब्दी के अशोक के शिलालेख। 14वीं सदी के फिरोज शाह तुगलक के अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले हैं, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर। उसने इन्हें दिल्ली मंगवाया और राज्य के पंडितों को पढ़वाने का प्रयास किया, पर कोई भी पंडित पढ़ नहीं पाया। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अंग्रेजों ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की और उन्हें भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस अभिलेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम 1838 में सफलता पाई। जेम्स स्पेंसर को उस समय बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवक के उच्च पद पर थे। अभिलेख अनेक प्रकार के हैं। कुछ अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णय की सूचनाएं रहती हैं। अशोक के शिलालेख इसी कोटि के हैं। दूसरी कोटि में वे अनुष्ठान अभिलेख आते हैं, जिनमें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदाय के अनुयायियों के भक्तिभाव से स्थापित स्तंभों,
प्रस्तर फलकों, मंदिरों, प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करा है। तीसरी कोटि में वह प्रशस्तियाँ आती है जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कृतियों का बखान तो रहता है, पर उनकी पराजय और कमजोरी का कोई जिक्र नहीं करता। समुद्रगुप्त की प्राग प्रशस्ति इस कोटि का उदाहरण है। इन सभी के अलावा बहुत से ऐसे ध्यान पत्र मिलते हैं जिसमें न केवल राजाओं और राजपुत्रों का बल्कि शिल्पियों और व्यापारियों का भी मुख्यतः धर्मार्थ, पैसा, मवेशी, भूमि आदि दान के अभिलिखित होते हैं। मुख्यतः राजा और सामंतों के द्वारा किए गए भूमि अनुदान के अभिलेख विशेष महत्व के हैं, क्योंकि इनमें प्राचीन भारत की भू व्यवस्था और प्रशासन के बारे में उपयोगी सूचनाएं मिलते हैं। ये अभिलेख अधिकतर ताम्रपत्रों में उकेरे गए हैं। इनमें भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों, अधिकारों को दिए गए गांव, भूमि और राजस्व दानों का विवरण मिलता है। ये विभिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं, जैसे प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि। साहित्यिक स्रोत। यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईस्वी पूर्व में था, परंतु हमारी प्राचीन उपलब्ध पांडुलिपियां ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है और ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। भारत की पांडुलिपियां भोजपत्रों और तथा ताम्रपत्रों पर लिखी जाती थी, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत में प्राकृतिक भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेष, चर्म और काष्ठफलकों पर लिखी गई थी। इन्हें हम भले ही अभिलेख कह दें, परंतु ये एक प्रकार की पांडुलिपियां हैं। उन दिनों मुद्रित कला का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए पांडुलिपियां मूल्यवान समझी जाती थी। वैसे तो समूचे भारत में ही संस्कृत पुरानी पांडुलिपियां मिली है, परंतु इसमें अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। आजकल अधिकांश अभिलेख संग्रहालय और पांडुलिपियां पुस्तकालयों में अधिक सुरक्षित हैं। अधिकांश प्राचीन धार्मिक ग्रंथों विषयों पर लिखे गए हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि आते हैं। यह साहित्य प्राचीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर काफ़ी प्रकाश डालता है, किंतु देश और काल के संदर्भ में इसका प्रयोग करना बड़ा ही कठिन है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अर्थवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों को, अरण्य को, उपनिषदों का 1000 से 500 ईस्वी पूर्व का लगभग माना जाता है। प्राय सभी वैदिक ग्रंथों में छेपक मिलता है, समानता आदि का अंत रहता है। ये ग्रंथ के बीच में छेपक का पाया जाना कोई साधारण बात नहीं है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं, परंतु बाद के वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी है। हाँ, उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ आए तो इसके लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। ये वेदांग की शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण निरुक्त यानी भाषा ज्ञान, छंद और ज्योतिष्य, इनमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दित प्रचुर साहित्य विकसित हुए हैं। यह साहित्य गद्य में नियम पूर्व लिखा गया है। समुचित होने के कारण क्या नियम सूत्र कहलाते हैं। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है पाणिनि का व्याकरण, जो 400 ईस्वी पूर्व के आसपास लिखा गया है। व्याकरण के नियमों को उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला है। महाभारत, रामायण प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 के आसपास प्रतीत होता है। इसमें महाभारत की जो व्यास की कृति मानी गई है, वो संभवतः 10वीं सदी के ईस्वी पूर्व से 4वीं सदी तक की स्थिति का आभास देता है। इनमें केवल 8800 श्लोक थे, जिसका नाम जय था, जिसका अर्थ विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में ये बढ़कर 2400 श्लोक के हो गया। भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इनमें प्राचीन वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा है। इनमें 1 लाख श्लोक हो गए। तथा अनुसार सत्य साहसी संस्था या महाभारत के रनलिका, इनमें कथाएं, वर्णन है और उपदेश भी है। इनकी मूल कथा जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है और उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। इसके विवरणात्मक अंश का प्रयोग वैदिकोत्तर काल के संदर्भ में किया जा सकता है और उपदेशात्मक अंश का समानतः मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में मूलतः 600 श्लोक थे, जो बढ़कर 1200 श्लोक हो गए और अंत में 24,000 श्लोक। यद्यपि यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है, तथापि इनमें से कुछ उपदेशात्मक भाग हैं
जो बाद में जोड़ दिए गए। इनकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में शुरू हुई, तब से 5 अवस्थाओं से गुजर चुकी है। इनकी 5वीं अवस्था तो ईसा की 12वीं सदी में आई है। मिला जुलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद प्रतीत होती है। वैदिक काल के बाद कर्मकांड साहित्य की भरमार मिलती है। राजाओं के द्वारा 3 उच्च वर्णों के धनात्मक पुरुषों द्वारा अनुष्ठान सार्वजनीन यज्ञों की विधि विधान स्रोतों में दिए गए हैं। इन्हें राज्याभिषेक के कई आडंबरपूर्ण अनुष्ठान भी बने थे। इसी तरह जात कर्म यानी जन्म अनुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू अनुष्ठानों का विधि निर्माण ग्रह सूत्रों में पाया जाता है। स्रोत सूत्र और ग्रह सूत्र दोनों ही 600 से लेकर 300 के आसपास हैं। यहाँ शूल्व सूत्र भी उल्लेखनीय है, जिसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विद्वान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से प्रारंभ होता है। जैन और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और यह भाषा मगध यानी दक्षिण भारत में बोली जाती है। इन ग्रंथों को अंततः संकलित तो किया गया श्रीलंका में ईसा पूर्व 2 सदी में, पर इनके धर्म शिक्षात्मक अंश बुद्ध के समय की स्थिति बताते हैं। इन ग्रंथों में हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में, बल्कि उनके समय के मगध, उत्तर बिहार के उत्तरी पूर्व उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्धों के धार्मिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। ऐसा विश्वास है गौतम के रूप में जन्म लेने के पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गहरे थे। इनमें कई जन्मों के रूप में उन्होंने पशु के जीवन पाए। पूर्व जन्मों में की कथाएं जातक कहलाती हैं। प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2 सदी के संत तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। प्रसंग वर्षीय कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटना पर की जानकारी देती हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। फिर भी इन ग्रंथों में अनेक ऐसे अंश हैं जिनके आधार पर हम महावीर कालीन बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण की सहायता मिलती है। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं। लौकिक साहित्य की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि है। विधि ग्रंथों को उच्च कोटि में रखा जाता है। उन ग्रंथों में धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीका पड़ती हैं। इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्र, स्मृति और टीका को क्या मिलाकर कहा जाता है? तीनों को धर्मशास्त्र। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से लेकर 200 ईस्वी पूर्व है। मुख्य स्मृति ईसा की आरंभिक 6 सदियों में संस्थाबद्ध की गई। इनमें विभिन्न वर्णों, राजाओं और पदाधिकारियों के कर्तव्यों का विधान है। इनमें संपत्ति अर्जन, विक्रय, उत्तराधिकारी के नियम सहित विवाह के विधान भी दिए गए हैं तथा चोरी, हमला, हत्या, चोरी, हमला, हत्या, व्यभिचार आदि के लिए दंड विधान किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। दूसरा व तीसरा अधिक पुराने लगता है। इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। इस ग्रंथ का वर्तमान रूप ईस्वी सदी के आरंभ में दिया गया था, परंतु इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की झलक देते हैं। इनमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के महत्व की सामग्री मिलती है। हमें भास, सुदक, कालिदास, बालभट्ट की रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। इनका साहित्यिक मूल्य तो है ही। इनमें लेखकों को अपने अपने समय की स्थितियां भी प्रतिबिंबित हैं। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम। इन महान सृजनात्मक कृतियों में गुप्तकाल, उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। इन संस्कृत स्रोतों के अलावा कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं, जो संगम साहित्य में संकलित रहे हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों ने भाटों में 3-4 सदियों में
इस साहित्य का सृजन किया। ऐसे साहित्य सभा को संगम कहते हैं, इसलिए समूचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है इन कृतियों का संकलन ईसा के आरंभिक 4 सदियों में हुआ। इनका अंतिम संकलन 6ठी सदी में हुआ जान पड़ता है। संगम साहित्य को के पद्य 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो 8 से 18 संकलों में विभक्त हैं। पद्य 100 के समूह में संग्रहित हैं, जिन्हें पुरानानुरू, बाहर के 4 शतक आदि मुख्य समूह के 2 हैं, पट्टिनेडिकल और पट्टिनेकल्लू कलंकु 18 निम्न संग्रह और पत्तपाटक 10 गीत। पहला दूसरे से पुराना माना जाता है, इसलिए लौकिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। संगम ग्रंथ बहुस्तरीय है, परंतु संप्रति शैली और विषय वस्तु के आधार पर इसका स्तर निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आगे बताया गया, इन स्तरों का पता सामाजिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर ही लगाया जाता सकता है। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से खास तौर पर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। इनके मुक्तों और प्रबंधों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है, जिनमें से बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायकों के गुणगान हैं। इस प्रकार लौकिक कोटि हैं। ये आदिम कालीन गीत नहीं है, बल्कि इनमें परिष्कृत साहित्य का दर्शन होता है। अनेक काव्यों में योद्धा, सामंत, राजा का सामंत उल्लेख करके उनके वीरतापूर्ण कार्यों का सविस्तार वर्णन किया गया है। उनके द्वारा भाटों को दिए गए दानों की प्रशंसा की गई है। ये काव्य दरबार में पढ़े जाते थे। इनकी तुलना होमर युग के वीर गाथा काव्यों से की जाती है, क्योंकि इनमें भी युद्धों और योद्धाओं के वीर गुण का चित्रण किया है। इन ग्रंथों का उपयोग ऐतिहासिक प्रयोजन से करना आसान नहीं है। शायद इन काव्यों में उल्लेखित व्यक्ति वाचक नाम, उपाधि, वंश, क्षेत्र, युद्ध आदि आंशिक रूप से यथार्थ हैं। संगम ग्रंथों में उल्लेखित 6 राजाओं के नाम दानकर्ता के रूप में ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी के दान पत्रों में आए हैं। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लेखित कावेरपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य में समर्थित हुआ है। इनमें यह भी बताया गया है कि यवन काल के लोग अपने अपने पोतों पर आते, सोना देकर गोल मिर्च खरीदते और व्यापार खरीदते और स्थानीय लोगों से सूरा और दासियाँ पहुँचाते। यह व्यापार केवल लेटिन और लेखों से नहीं, बल्कि पुरातत्व साक्ष्यों से भी जानते हैं। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। व्यापार और वाणिज्य में हमें जो भी जानकारी मिलती है, उसके विदेशी विवरणों से पुरातात्विक प्रमाणों की पुष्टि होती है। विदेशी विवरण को देश साहित्य का अनुपूरक बनाया जा सकता है। पर्यटक बनकर या भारतीय धर्म को अपनाकर अनेक यूनानी, रोमन और चीनी भारत आए, अपनी आंखों देखे भारत के विवरण लिख छोड़े। ध्यान देने योग्य बात यह कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर हमले की कोई जानकारी नहीं मिलती। उसके भारतीय कारनामों के इतिहास के पुनर्निर्माण में हमें पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। यूनानी लेखकों ने 326 में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर के महान समकालीन के रूप में सेंडोकोटस नाम का उल्लेख किया है। यह सिद्ध किया यूनानी विवरणों में या सेंडोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई है, ये एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान भारतीय इतिहास के तिथिक्रम के सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्राकृत लेखों की रचनाओं में आए हैं। इन उद्धरणों को एक साथ मिलाकर पढ़ने से पर न केवल मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में, बल्कि मौर्यकालीन सामाजिक वर्णों और सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में मूल्यवान जानकारी मिलती है। इंडिका आंखें मूंद कर मान ली गई और अतिरंजित बातों पर मुक्त नहीं है, पर ऐसी बातें अन्य प्राचीन विवरणों पर पाई जाती हैं। ईसा की पहली और दूसरी सदियों के यूनानियों और रोमन विवरणों से भारतीय बंदरगाहों के उल्लेख मिलते हैं और भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार की वस्तुओं की भी चर्चा मिलती है।
यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लूप्स ऑफ द एशियन सी, टॉलमी के ज्योग्राफी नामक पुस्तकों को भी प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए प्रचुर महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इनमें पहली पुस्तक 80 और 115 के बीच किसी समय के किसी अज्ञात लेख ने लिखी है, जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर से होने वाले व्यापार का वृत्तांत है, रोमन व्यापार का वृत्तांत है। दूसरी पुस्तक 150 के पास लिखी मानी जाती है, पिल्मी की नेचुरल हिस्टोरिका, ईसा की पहली सदी की है। ये लैटिन भाषा में है और हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। चीनी पर्यटकों में प्रमुख है फाहियान और हेंगसान, दोनों बौद्ध थे। बौद्ध तीर्थों का दर्शन और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए। फाहियान ईसा की 5वीं शताब्दी में प्रारंभ भराया और हेंगसान 7वीं सदी के चतुर्थांश में। फाहियान ने गुप्त काल भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला, तो हेंगसांग ने इसी प्रकार की जानकारी हर्षकालीन भारत के बारे में दी है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन भारतीयों पर आरोप लगाया गया है कि उनमें ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव था। यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने वैसा इतिहास नहीं लिखा जैसे आजकल लिखा जाता है, और ना ही वैसा ही लिखा है जैसे यूनानियों ने लिखा है। फिर भी हमें पुराण में एक प्रकार का इतिहास अवश्य मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। 18 प्रारंभिक पद हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से पुराण विश्वकोश जैसे हैं, जिसमें गुप्त काल के आरंभ तक का राजवंशी इतिहास आया है। इसमें घटना के स्थितियों का उल्लेख है, स्थलों का उल्लेख है, कभी कभी घटना के कारणों और परिणामों का विवेचन भी किया गया है, परंतु यथार्थ ये घटनाएं विवरण लिखे जाने में पहले हो चुकी थी। इन प्रणालों के लेखक में परिवर्तन की धारणा का अभिन्न नहीं थे, जो इतिहास के 7 तत्व होते हैं। पुराणों में 4 युग बताए गए हैं, कृत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इनमें से हर युग के पिछले युग से घटिया बताया गया है और कहा गया एक युग के बाद जब दूसरा युग प्रारंभ होगा तो नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अर्थ पतन होगा। काल और स्थान में इतिहास के महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनका महत्व इसमें बताया गया है कि कई प्रकार के संबंध और निर्देशों के साथ घटनाएं अभिलिखित होती हैं। प्राचीन भारत में शुरू हुए थे। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व हुआ है, संघ संवत का 78 में, गुप्त संवत का 319 में। उत्कीर्ण अभिलेखों में घटनाओं का उल्लेख काल और स्थान के संदर्भ में के साथ किया गया है। 3वीं सदी के उत्तर पूर्व ईसा पूर्व 3 सदी के ईसा पूर्व के दौरान अशोक के अभिलेख में काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टि लक्षित होती है। अशोक ने 37 वर्ष राज किया। उनके अभिलेख में उनके राज्य के 8वें से लेकर 27वें वर्ष तक की घटनाएं बनी थी। अभी तक उनके जो भी शिलालेख बने उनमें राज्य के केवल 9 वर्ष की घटनाओं का पता चलता है। भविष्य में और भी अभिलेख मिलने पर उनके राज्यकाल के शेष वर्षों की घटनाओं का भी पता चल सकता है। इस तरह ईसा की पहली सदी में कलिंग के खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख में अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं का जिक्र वर्षवार किया है। भारत के लोगों ने जीवित चरित्रात्मक रचनाओं में ऐतिहासिक दृष्टि का अच्छा परिचय दिया है। सुंदर उदाहरण हर्षरथ, जिसकी रचना वाणभट्ट ने ईसा के 7वीं शताब्दी में की। यह लगभग जीवन रचित ढंग से गद्य काव्य है और अलंकारों में इतना जटिल है कि परवर्ती नक्चलियों को निराशा होना पड़ा। हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन का वृत्तांत है। व्यक्तियों की भरमार होते हुए भी यह हर्ष के दरबार की चहल पहल थी और अपने युग में सामाजिक और धार्मिक जीवन का विलक्षण आभास देता है। बात की कई और भी चरित्र लिखे गए हैं। संध्या का नदी के रामचरित्र 22 में बताया गया कि केकयव जाति के किसानों और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच किस तरह लड़ाई हुई और किस तरह रामपाल विजय हुए। विल्हण के विक्रम देव चरित्र में कल्याण के चालुक्य राजा पर विक्रमादित्य पंचम 1076 से 1127 के बीच पराक्रमों का वृत्तांत है। 12वीं सदी में गुजरात में कई सेठों के भी चरित्र जी में लिखे गए हैं। इस तरह की ऐतिहासिक रचनाएं दक्षिण भारत में हुई होंगी, लेकिन अभी तक ऐसा एक ही वृत्तांत प्रकाश में आया है। इसका नाम था मूषिक वंश। इसकी रचना अतुल ने 11वीं सदी में की है।
इसमें मुशिक राजवंश का वृत्तांत, जिसका शासन उत्तरी केरल में था, परंतु आरंभिक ऐतिहासिक लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण राजतरंगिणी है, जिसकी रचना कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में की है। कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। असल में पहली क्रांति, जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत कुछ लक्षण विद्यमान है। इतिहास का निर्माण। अब तक के प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों तरह के बहुत सारे पुरास्थलों की खुदाई और छानबीन की जा चुकी है, परंतु प्राचीन भारत इतिहास की मुख्य धारा में उसके परिणामों को स्थान नहीं मिल पाया है। भारत के सामाजिक विकास किन किन अवस्थाओं से गुजरा है, इसका बोध तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रागैतिहासिक पुरातत्व के परिणामों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इतिहासकालीन पुरातत्व उतने ही महत्व का है। यद्यपि प्राचीन इतिहास काल के 150 से अधिक पुरास्थलों की खुदाई हो चुकी है, तथापि प्राचीन काल के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का अध्ययन, उन खुदाइयों की प्रासंगिकता और विवेचन सामान्य पुस्तकों में नहीं किया है। यह काम परम आवश्यक है कि प्राचीन भारत के नगरीय इतिहास के संदर्भ में तो भी जरूरी है। अब तक अधिकांश बौद्ध और कुछ एक ब्राह्मण स्थलों के ही महत्व रेखांकित किए गए हैं, किंतु ये आवश्यक है कि धार्मिक इतिहास के अध्ययन में आर्थिक और सामाजिक पक्षों पर ध्यान दिया जाए। प्राचीन भारत की मुख्यतः देशी और विदेशी साहित्यिक स्रोतों के आधार पर रचा गया है। सिक्के और अभिलेखों को कुछ भूमिका अवश्य रही है, किंतु महत्व ग्रंथों को दिया गया है। अब नए नए तरीकों की ओर ध्यान देना है। हमें एक और वैदिक युग की और दूसरी ओर चित्रित दूसरा मध्यभांड PGW और अन्य प्रत्येक समयुग के बीच पारस्परिक संबंध उत्तरी काला पॉलिशदार मध्यभांड बनना NPBW पुरातत्व के साथ जोड़ना और संगम साहित्य से प्राप्त सूचनाओं में उन सूचनाओं के साथ मिलाना जो प्रायद्वीपीय भारत का आरंभिक महापाषाणी काल को महापाषाणी पुरातत्व से जोड़ता है। पुराणों में दी गई लंबी लंबी वंशवालियों की अपेक्षा पुरातत्व साक्ष्यों को कहीं अधिक मूल्य दिया जाना चाहिए। पौराणिक अनुसूची के अनुसार अयोध्या में राम का काल 2000 ईस्वी के भले ही मान लिया गया हो, पर अयोध्या में की खुदाई और व्यापार छानबीन में कहीं सिद्ध होता है कि उस काल के आसपास वहाँ कोई बस्ती नहीं थी। इसी तरह महाभारत में कृष्ण की भूमिका वाले भी महत्वपूर्ण हैं, पर मथुरा में पाए गए 200 से 300 के तक के बीच के अभिलेख, मूर्तिकला कृतियों में उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं होती है। इस तरह की कठिनाइयों के कारण महाभारत रामायण के आधार पर कल्पित महायुग एपिक एज की धारणा त्यागनी होगी। अंततः अतीत में प्राचीन भारत में लिखी गई लगभग सभी सर्वेक्षण पुस्तकों इसी अध्याय में अपनाया गया है। अवश्य रामायण और महाभारत दोनों में सामाजिक विकास के विवेचन जा सकते हैं। इसका कारण है कि महाकाव्य सामाजिक विकास की एक व्यवस्था का द्योतक नहीं है। इनमें अनेक परिवर्तन होते हुए हैं, जैसा कि अध्याय में पहले बताया जा चुका है। कई अभिलेखों की अपेक्षा अभी तक यह कहकर की जाती है कि इनका ऐतिहासिक मूल्य नाम मात्र है। ऐतिहासिक मूल्य का अर्थ यह मान लिया जाता है कि कोई जानकारी राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अपेक्षित हो। पौराणिक अनुश्रुतियों की अपेक्षा अभिलेख निश्चय ही अधिक विश्वसनीय है। जैसे अनुश्रुति का सहारा सातवाहनों के प्रारंभ को पीछे धकेलने में लिया जाता है, जबकि अभिलेख के आधार पर उनका आरंभ काल ईसा पूर्व पहली सदी का है। अभिलेख में किसी राजा का शासनकाल, उनकी विजय, राज्य विस्तार की बातों से मिल सकते हैं। साथ ही राजतंत्र, समाज, अर्थतंत्र, धर्म के विकास की प्रवृत्ति तो दिखाई दे सकते हैं। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में अभिलेखों का सहारा केवल राजनीतिक और धार्मिक इतिहास के प्रसंग में नहीं लिया जा सकता। अभिलेख की अनुदान पत्रों का महत्व केवल वंशावलियों और विजयवालियों के लिए नहीं है, बल्कि और भी विशेष रूप से इनकी जानकारी के लिए है। किन किन राज्यों का उदय हुआ, सामाजिक तथा भूमि व्यवस्था में विशेष गुप्तचर काल में क्या क्या परिवर्तन आए। इस तरह सिक्कों का सारा केवल हिंद यूनों, शकों, सातवाहनों और कुषाणों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए नहीं लेना, बल्कि व्यापार, नगरीय जीवन के इतिहास की झलक पाने के लिए भी लिया जाना आवश्यक है। सारांश यह है कि इतिहास निर्माण के लिए ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों, पुरातत्व आदि से निकली सारी सामग्रियों का ध्यान संकलन होना परम आवश्यक बताया जा चुका है कि इसमें विभिन्न स्रोतों के अपेक्षित महत्व की समस्याएं खड़ी होती हैं, जैसे सिक्के, अभिलेख, पुरातत्विक इन मिथक से अधिक मूल्यवान हैं जो हमें रामायण, महाभारत, पुराण से मिलते हैं।
पौराणिक मिथक प्रचलित मानकों का समर्थन करते हैं, लोकाचार को वेद बताते हैं, जातियों या अन्य सामाजिक वर्गों में संगठित लोगों के विशेष अधिकारों आप पात्रताओं को न्यायोचित ठहराते हैं, परंतु उनमें वर्णित घटनाओं को सही नहीं मान लिया जा सकता। अतीत के प्रश्नों की व्याख्या उनके वर्तमान अवशेषों या आदिम जनों के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि से की जा सकती है। कोई भी ठोस ऐतिहासिक पुनर्निर्माण अन्य प्राचीन समाजों में होने वाली हलचलों से आंखें नहीं मूंद सकता। तुलनात्मक दृष्टि से अपनाते हुए भारतीय इतिहास में पाए जाने वाले किसी बात को विरल या अभूत मानने से दूर हो सकता है, और अध्येताओं को ऐसी प्रवृत्ति भी दिखाई दे सकती है जो अन्य देशों के प्राचीन समाजों की प्रवृत्ति से मिलती जुलती हो। खत्म।